मेरा नाम जनार्दन सिंह और स्वागत है आपका इस चैनल पे एंट्रेंस क्लासेस विद जेडी सिंह। और आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों को ख़त्म करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन और अकाउंटिंग की थ्योरी पार्ट ख़त्म करें। जिन्होंने अभी नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन हैज़ अ रिटन स्टेटमेंट। इट्स अ रिटन स्टेटमेंट है, ये हमारा एक रिटन स्टेटमेंट है इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक इंस्टीट्यूशन, जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की इंस्टीट्यूशन है, वो टाइम टू टाइम इशू स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट को इशू करता है फॉर स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल और प्रैक्टिस फॉर द ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली, उसको एक यूनिफॉर्म में और एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन को इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू की जाती है। उसी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अब जैसे ये कॉलर हैं, इन्होंने डिफाइन किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो वो चलिए उसको देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन द अकाउंटेंट बाय द कस्टम लॉ ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे हम किसी अकाउंटिंग, जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, उसको कैसे किया जाए। ठीक है। अब इसमें नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपको ये नेचर दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस बाय द वे ऑफ code to direct as to how the transaction and event should be deal within account and disclose the financial statement. For example, accounting standard may define the term cost and lay down a definite method for the valuation of inventories with the minor modification under special circumstances. अब देखिए, अब ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहले तो ये एक नॉर्म्स है, एक रूल रेगुलेशन है, एक पॉलिसी है, एक कि कैसे हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उसको डील करें अपने अकाउंट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट की बात करें, तो कॉस्ट से रिलेटेड हमको अब अपनी इन्वेंट्रीज है, अपने स्टॉक को कैसे हम वैल्यू करें, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको एक रूल, इस तरह का एक रूल, एक वैल्यूएशन, एक मेथड देता है कि कैसे हम अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन, जो हमारे हैं अकाउंट के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको कैसे डील करें। अब सेकंड पॉइंट है, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसी so that the financial statement of a different business unit become comparable। अब इसी तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू हम अपने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कंपेरेबिलिटी आ जाती है। अब देखिए, दे प्रिस्क्राइब द प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अब जैसे ये जो जो अपने इशू गाइडलाइन करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, जो इनके पॉलिसीज़ होते हैं, जो उनके रूल होते हैं, उसके वजह से जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में वो हेल्प करते हैं। तो चलिए, ये हमारे कुछ मेथड, उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो फर्स्ट इसका है टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन में और उसको बनाने में एक यूनिफॉर्मिटी को वो इंश्योर करता है। टू सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यूजर अबाउट द पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। इसमें जो इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, कौन सा हमने रूल अप्लाई किया है, कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सब हमको इन्फॉर्मेशन पड़ा। तो रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। मतलब हम इसमें कुछ नहीं कर पाए, एकदम ट्रू रहे हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू इंफॉर्मेशन करे। तो इस चीज़ के लिए हमारा जो इफेक्ट डाइवर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस उसको रिमूव करता है। कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंश्योर करता है। इम्प्रूव द रिलायबल एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल। हम इस पे, जो हमारे इस पे भरोसे करने की चीज़ है उसको और रिलायबल करता है, मतलब और भरोसनीय बनाता है। अब बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ बेनिफिटेड भी हैं। तो पहला बेनिफिट है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम किसी भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर
तरीके से अगर किसी चीज़ को हम उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, उसमें हर एक चीज़ एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, तो हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको किसी चीज़ से जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उससे मैच कर सकते हैं। जो हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इन सबको भी रियलाइज़ होगा, जो इन लोग की स्टेटमेंट होगी वो ट्रू स्टेटमेंट होगा, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, मिस मैच नहीं होगा, ड्राइंग विंडो ड्रेसिंग नहीं हुई होगी। तो इसमें हम लोग को रियलाइज़, हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबिलिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सब मामलों में भी अपना स्टैंडर्ड, अपने कुछ रूल रेगुलेशन को प्रोवाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा अकाउंटिंग होना चाहिए। फिर सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी एंड द ऑफ द फाइनेंस। जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है, कंपेरेबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो इंश्योर करती है। दो फॉर्म के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे नॉर्म्स को देती है, इशू करती है। अब अकाउंट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमॉन्ग द वेरियस, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र्स होते हैं, वेरियस यूज़र्स होते हैं, तो उन वेरियस ग्रुप है, जो वेरियस यूज़र्स के ग्रुप हैं, तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो उसको रिमूव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है। जैसे आप ये शेयर होल्डर की बात ले लीजिए, हमारे जो गवर्नमेंट है, अपोजिट है, जो क्रेडिटर हैं, इन सबको भी अगर हम वो करें तो इन सबको भी अगर हम वो करें तो उससे भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे। इसीलिए हमारी अकाउंटिंग को एक यूनिवर्सल फैक्ट से रिलेट करता है, उसमें हर एक चीज़ अच्छे से रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब ऐसा है, फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफाई द रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड द फ्रॉड। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, उसकी वजह से हमारे जो मैनिपुलेशन होता है वो बहुत रेयर केस में हो पाता है, बहुत उसमें रिस्ट्रिक्ट केस रहते हैं। तो गलती से कोई बाई द वे कोई गलत मैनिपुलेशन कर पाएगा, वैसे नहीं कर पाएगा सर। हेल्प टू ऑडिटर, ऑडिटर को हेल्प होता है। अब इसके लिमिटेशन ऑफ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो उसके कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट है, इनिशिएटिव जो होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि ये पहले से मैंडेटरी इन नेचर होता है, क्योंकि हर एक चीज़ पहले से डिफाइन रहता है। कुछ जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब रूल रेगुलेशन सेट कर देते हैं, तो बाकी अगर अगर कोई इंडिविजुअल और कुछ इनिशिएटिव लाना चाहता है तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसको फोर्सली ये कहा जाता है कि आपको ये रूल फॉलो करने हैं बस। और फिर अब रिजिड इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिजिड इन नेचर, दे रिस्ट्रेन द अकाउंटेंट फ्रॉम यूजिंग मोर सुटेबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो उनको रिजिड फॉर्म में रहता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि जो अभी हमने बताया कि आपको वो फोर्स करते हैं कि ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं। इससे तो जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी अपनी इसेंशियल नहीं यूज़ कर पाता है, उसको अपना अल्टरनेटिव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने तो अपना अल्टरनेटिव नहीं यूज़ कर सकता। तो ये है। अब फिर है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि हमको अपना जो एसेट्स है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंशन करना है। पर जो हमारा मार्केट वैल्यू है उसकी वजह से अब मार्केट वैल्यू के वजह से हमारा वो नहीं हो पाता। जैसे अगर हमारा कॉस्ट है, कोई अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉस्ट हो रहा है, जैसे हमारा कोई एक एसेट्स है, अगर उसका कॉस्ट हमने आज 25,000 रुपये में खरीदी है, पर मार्केट की बात की जाए तो उसमें और उसका कॉस्ट बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से, या फिर कम भी होता है, तो उससे हमको मैटर नहीं करता। बस हमको हिस्टोरिकल को जिस समय हमने खरीदा है बस उससे मतलब। तो इसीलिए ये इस नेचर में इसका लिमिटेशन है। अब इसका और ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर है उसके जजमेंट पे भी ये होता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर हैज़ टू स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी। अब जो ऑडिटर होता है उसको भी रूल रेगुलेशन की वजह से फोर्सफुली वो कहा जाता है कि आपको बस यही रूल फॉलो करने, जो स्टैंडर्ड बने हैं वही आपको मेंटेन करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। अब देखिए ये IFRS क्या है। द टर्म IFRS refer to International Financial Reporting Standard issued by the International Accounting Standard Board. IFRS also cover a wide range of the international accounting standard issued by the International Accounting Standard Committee. तो ये सब जितने कमिटी हैं और जितने हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के बारे में बताया। अब इसके कुछ एजम्पन्स हैं जो IFRS के एजम्पन है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पन, जो हमारे कुछ एजम्पन हमने पहले पढ़े थे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में, वही है गोइंग कंसर्न एजम्पन। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज infinity, the entity will continue to exist for an
इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ द इन द फ्यूचर। अब देखिए जो हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन है ये कहता है कि जो अगर हमारा एक बार बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो इन्फिनिटी तक इन्फिनाइट तक जाता है, उसमें कोई ये नहीं रहता कि अगर आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कल बंद हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन है। फिर एक्रूवल एजम्पशन होता है। एक्रूवल एजम्पशन क्या है कि अगर हमने कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन जिस समय हो जाता है, एक्रूवल बेसिस में है कि जिस समय हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाता है तो हम उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, भले हमारा पेमेंट उस समय मिले हो ना मिला हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज क्योंकि ये एक्रूवल एजम्पशन है तो इसमें जो ट्रांजेक्शन जिस समय होता है उस समय इसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो उसका सेटलमेंट होता है वो इनमटेरियल हो जाता है। इसमें हम सेटलमेंट अगर हो भी ना हो तो हम उसको बाद में बैड डेप्थ के अकाउंट से उसको क्लोज कर देते हैं, और अगर सेटलमेंट हो गया तो उसको हम बाद में कैश के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये मेजरिंग यूनिट एजम्पशन है, ये एक नया एजम्पशन है। अब इसमें ये देखिए, मेजरिंग यूनिट इज द करंट परचेजिंग पावर, इट्स मीन दैट एसेट्स आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट बट दे आर शोन एट द करंट ऑफ फेयर वैल्यू। अब मतलब ये कह रहा है एजम्पशन है IFRS में, ये एजम्पशन है कि जो हमारा एसेट्स है वो बैलेंस शीट में अब तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में पहले होता था, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं, हम जो करंट फेयर वैल्यू है मतलब करंट प्राइस है उसकी, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। जो मार्केट में इस समय करंट प्राइस है उस पर हम उसको अब मेज़र करेंगे। अब इसका यही है। और आगे अगर पढ़े तो इन अदर वर्ड्स द एसेट्स आर शोन एट द amount that would have been paid if the same assets has been acquired currently. Similarly, the liability are shown at the amount that would be required to settle them. अब जैसे लाइबिलिटी को जिस पे हमको पे करना है वो लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं कॉन्स्ट, इसका फिर 4th पॉइंट है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। अब ये एजम्पशन क्या है, दिस एजम्पशन रिक्वायर्ड दैट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हमारा कैपिटल है उसको इन्फ्लेशन के हेल्प से एडजस्ट होना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ द कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के थ्रू उसको एडजस्ट करना है। अब नीड ऑफ IFRS क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें कुछ नीड्स भी, उसकी नीड्स क्यों हैं तो वो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इजी टू एक्सेस ऑफ ग्लोबल कैपिटल मार्केट। जो हमारा ग्लोबल कैपिटल मार्केट है, जो हम IFRS को जब फॉलो करते हैं तो उसके वजह से हमको एक्सेस मिल जाता है कि हम ग्लोबल कैपिटल मार्केट में एक्सेस कर पाएंगे। ग्लोबल कैपिटल मार्केट एक्सेस मतलब कि हम अब ग्लोब पे अपना बिजनेस कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अब हर एक कंट्री का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग कैसे उनको करना रहता है। तो पर अगर हम IFRS को फॉलो करते हैं तो वो हमको एक ग्लोब लेवल पे कैपिटल मार्केट हैव नाउ बिकम द ग्लोब एंड द कंपनीज आर नाउ इन पोजिशन टू एक्सेस the fund globally, but the investor all over the world really on the financial statement prepared on the basis of IRS। हम तो फिर जब हमको ग्लोब करना था तो हमको एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करना था जो हर जगह फॉलो, तो जो वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये हमारा वहाँ का स्टैंडर्ड है, ये हर एक जगह यूज होता है, ये कॉमन होता है। अब इजी टू मेक कंपैरिजन, जब ये IFRS हो गया तो हमारा जो कंपैरिजन है दूसरों फॉर्म से तो वो अब इजी हो गया, अब उसमें इजी आ गया। अब यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें अब यूनिफॉर्मिटी आ गई, अब यूनिफॉर्म हो गया। अब द एडोप्टेशन ऑफ द FIRS ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हमारा इसमें अब यूनिफॉर्मिटी हो गया, कंपेरेबिलिटी हो गया IFRS की वजह से, ट्रांसपेरिटी हो गई, ठीक है। अब 4th पॉइंट है इसका, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज अब्रॉड। एट द प्रेजेंट कंपनीज डेट ऑपरेट्स इन ग्लोबल इन्वायरमेंट हैव टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो हमारी कंपनीज हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में अपना ऑपरेट करती है बिजनेस, उसको 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। वंस बेस्ड ऑन द होम कंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अदर सेट बेस्ड ऑन IFRS। अब देखो जो कंपनी हमारी ग्लोब लेवल पे इन्वायरमेंट पे डील करती है उसको 2 टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एक तो कंट्री बेस्ड का, हर एक कंट्री का अलग अलग अपना स्टैंडर्ड्स होते हैं तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना रहता है। पर जब उसको एक और बनाना पड़ता है जो एक ग्लोब के लिए हो, क्योंकि उस ग्लोब में भी उसको डील करना है, तो ग्लोब के लिए भी अपना बनाती है जो IFRS के गाइडलाइन के थ्रू मैनेज होता है। अब ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, अब इसका जो वैल्यूएशन होता है वो ट्रू एंड फेयर हो जाता है। इसमें
एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। अब जो इसकी बेनिफिट ऑफ IFRS है वही इसका नीड भी है, सेम पॉइंट वही है, हेल्पफुल टू इन्वेस्टर, हेल्पफुल टू इंडस्ट्री, लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड, कॉस्ट ऑफ द cost of raising fund abroad can be minimized under the IFRS as they will be not need to prepare two set of financial statement one set on the basis of RSA and another basis of the accounting standard, क्योंकि अब उनको अलग अलग हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी जो वो होती है उसमें कॉस्ट जो होती है वो तो अलग अलग होती है। जैसे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड अब्रॉड कैन बी मिनिमाइज अंडर द IFRS एज विल नो नीड टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन सेट। अब जैसे अगर हम इसके बेनिफिट अगर IFRS करें तो अब उसमें कभी कभी होता है कि टू सेट ना बनाना, क्योंकि कोई कोई कंट्री कहते हैं कि टू सेट की जरूरत नहीं है, तो वो FIRS कभी कभी दो सेट में बनते हैं। पर अगर जिसको लोअर कॉस्ट रखना रहता है तो टू सेट नहीं बनाते, बस IFRS बनाती है क्योंकि वो ग्लोब में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट लगता है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड गैप है, जो GAAP है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जो डिफरेंस है फर्स्ट वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है IFRS बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट है उसमें हमारा फर्स्ट वो प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो वेयर इंडियन गैप, जो हमारा इंडियन गैप है GAAP ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन रूल, वो प्रिंसिपल पे काम करता है, ये रूल पे काम करता है। जैसे एग्जांपल पे लेते हैं इंडियन लॉ, balance sheet and the statement of profit loss are prepared according to Schedule 3 of the Company Act 2013, where IFRS do not prescribe any format for this। अब देखिए जो हमारे ये बैलेंस शीट का है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो एक शेड्यूल, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में एक शेड्यूल है शेड्यूल 3, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एक फॉर्मेट उसका बना हुआ है, पर IFRS उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब किया है। तो ये इसका डिफरेंस है, वो प्रिंसिपल पे रहता है, ये रूल पे रहता है। ठीक है, ये हो गया। IFRS आर बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट वेयर द इंडियन गैप और द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जो हमारा IFRS है वो फेयर वैल्यू पे, मतलब वो मार्केट वैल्यू पे बेस करता है, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। जो हमारे अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग है गैप कहते हैं, वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है। अंडर IFRS द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट हैज टू रीअसेस्ड again until the asset is fully depreciated, whereas per Indian GAAP the useful life is estimated only at the beginning। अब देखो IFRS ये कहता है कि जो हमारे एसेट्स है उसको रीअसेस करना रहता है, मतलब जो हमारे एसेट्स हैं उनको हर समय मार्केट से रीअसेस उसकी वैल्यू निकालनी रहती है कि हमारा इस समय करंट उसकी वैल्यू क्या चल रही है, और फिर जब तक वो पूरा डेप्रिसिएट ना हो तब तक निकालना रहता है। पर गैप में ये है कि हम उसको कितने साल तक वो चलेगा और कितने साल के लिए उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहता है, इसीलिए उसमें कोई रीअसेसमेंट नहीं होती है। बस एक बार हम उसको एस्टिमेट कर देंगे कि एक बार में वो कितना चलेगा, तो बिगिनिंग में वो हो जाता है। ये IFRS के कुछ वो थे। अब हम IFRS ख़त्म कर चुके हैं, अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे हैं। तो अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइड दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी। जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारे फर्म का जितना एसेट्स होगा उतना ही लाइबिलिटी और कैपिटल होगा। लाइबिलिटी क्या होती है, फर्म को पे करना रहता है, और कैपिटल होता है जो एक बिजनेस ओनर अपने फर्म में कैपिटल एक पूंजी लगाता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो जितना फर्म का एसेट होगा वो लाइबिलिटी के बिजनेस के लाइबिलिटी और बिजनेस के कैपिटल के इक्वल होगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन ईदर ऑफ द एसेट्स liability or the capital of the firm, and the even after the changing the assets will be again equal to the total of capital and liability। जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कब जरूर एसेट्स को चेंज करेंगे, या लाइबिलिटी में इफेक्ट आएगा या कैपिटल में इफेक्ट आएगा। पर चेंज आने के बाद भी इसको अकाउंटिंग में इक्वेशन को हमेशा फुलफिल होना चाहिए कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं कैसे उसको इफेक्ट करते हैं। अब जैसे गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 हैज अ कैपिटल, मतलब गोपाल बिजनेस स्टार्ट करा 75,000 से। देखो तो इसकी एंट्री क्या होती है, गोपाल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैश से स्टार्ट करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल,
तो अब देखो कैश तो बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कैपिटल बढ़ी। और गोपाल ये तो लिखा नहीं है कि वो कोई फर्नीचर लेके आ रहा है या कैश लेके आ रहा है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो कैश से स्टार्ट कर रहा है। तो एसेट साइड कैश हमारा एसेट्स होता है और कैपिटल कैपिटल है, ठीक है। तो जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट्स 75,000 कैश से बढ़ रहा है और कैपिटल 75,000। सो ये फॉर्म जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था वो इक्वल हो गया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 75,000। ठीक है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो फर्नीचर फॉर कैश है तो यहाँ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये जनरल एंट्री हो रही है 5,000। अब देखिए फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्म का एक एसेट बढ़ा और एक एसेट्स कम हो रहा है। अगर हम 75,000 की ही बात करें कि हमारा फर्म का ये इक्वेशन था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 75,000 इक्वल था, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल 75,000। पर अब जैसे ही उसने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में एसेट्स हमारा 5,000 से बढ़ गया, तो 75 था तो अब वो 80 हो गया। एसेट्स की बात करें क्योंकि फर्नीचर भी हमारा एसेट्स है, तो 5,000 वो बढ़ गया 80,000 हो गया। और जैसे ही वो कैश निकल गया ना फर्म से, कैश जा रहा है फर्म से 5,000, तो वो फिर 75,000 पे आएगा। तो कैपिटल पे तो कोई चेंज आएगी नहीं क्योंकि फर्नीचर है और कैश के बदले में जा रहा है, तो कैश निकल एक एसेट आ रहा है दूसरा एसेट खुद जा रहा है और वो भी सेम अमाउंट से, तो ज़्यादा वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। फिर आके लास्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो जाएगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये सेकंड ट्रांजेक्शन था। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में जाते हैं। गोपाल परचेज गुड फॉर कैश 20,000। अब 20,000 परचेज गुड्स है। गुड्स मतलब यहाँ परचेज गुड्स क्या होता है, जिस चीज़ में बिजनेस डील हो रहा है। जैसे अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है तो जब कपड़े खरीदेंगे बेचने के लिए तो वो उसके लिए गुड्स होगा, तो वो भी फॉर्म का एसेट्स होता है। तो अगर उसने खरीदा, जैसे ओल्ड इक्वेशन आपको यहाँ दिख रहा है 70,000, 5,000 फर्नीचर एंड दैट इज 75,000 कैपिटल। अब इन सबको पहला ये इक्वल हो गया 75,000 और ये 70,000 कैश और 5,000 फर्नीचर और यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल 75, तो 75 इक्वल था। अब क्या कह रहा है कि कैश खरीद रहे हो, गोपाल परचेज गुड फॉर कैश 20,000 फॉर कैश, तो अब 70,000 में से 20,000 और लेस हो गया, कैश वो परचेज गुड्स खरीदा है और उतने ही का वो गुड्स खरीद लिया, गुड्स भी हमारा एसेट्स हो गया। तो फिर ये कैश का अमाउंट हमारा 50,000 हो गया, फर्नीचर 5,000 और 20,000, तो ये सारे एसेट्स को जब प्लस करेंगे तो 75,000 आ जाएगा और ये जो हमारे कैपिटल है ये 75,000 रिमेन रहेगा। चलिए अब ये फोर्थ ट्रांजेक्शन होता है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्रेडिट पे हो रहा है, तो क्रेडिट जब जैसे ही आएगा हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब हमने उधारी सामान खरीदा। तो जैसे ही हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट हुआ तो परचेज हमारा बढ़ा पर हमारी क्रेडिट लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो अगर ये 50,000 वाला ही हम ओल्ड इक्वेशन को लें 75,000 में, तो 50,000 कैश में कोई चेंज नहीं क्योंकि हमारा कैश ट्रांजेक्शन है नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब गुड्स और 16,000 से बढ़ गया, ये 36,000 हो गया और क्रेडिटर में 60,000 और बढ़ गया जो हमारी लायबिलिटी है। तो फिर ये ट्रांजेक्शन अब बढ़ गया 75, 8 प्लस 11, 8, 9, 91,000 का ये हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन हमारा 91,000 का हो गया। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन गुड कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब जो हमारे गुड कॉस्टिंग थी 12,000, ठीक है, गुड की कॉस्ट थी 12,000, अब उसको क्रेडिट सेल हुआ 15,000 पे। तो उसी ओल्ड इक्वेशन पे हम जाते हैं। 50,000 हमारा कैश था, फर्नीचर 5,000, 36,000 गुड्स था, डेब्टर क्रेडिटर 16,000, कैपिटल हमारा 3,000 था। अब देखिए अब इसमें गुड कॉस्टिंग 12,000, तो 12,000 हमारा माइनस कर दीजिए गुड से, 24,000 हो गया। बिक कितने रहा 15,000 पे, तो मतलब 12,000 की सामान हमने 15,000 में बेच दी, तो 15,000 डेब्टर पर क्रेडिट में बेचा है, कैश तो आ नहीं रहा है, डेब्टर हमारा बढ़ गया वो भी एसेट्स है और 3,000 का हमको प्रॉफिट होगा, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब पेड 1,000 फॉर रेंट। अब हमने एक एक्सपेंस को पे किया जो हमारे फर्म का एक्सपेंस है, जो रेंट है हमको पे करना है 1,000, तो वो हम पे करें। तो अब उसको देखो कैसे, तो अब ये इसमें कोई नहीं दिया कि कैश किए हैं कि क्रेडिट किए हैं, तो इसको हम कैश ले लेंगे और 1,000 कैश से माइनस करेंगे और 1,000 हमारा कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है। ये हमारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है, ऑल अकाउंट आर
डिवाइडेड इनटू टू साइड। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा टू साइड में डिवाइड होते हैं, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज एट्रीब्यूटली or the traditionally called a debit side, and the right side of an account is called a credit side। जो इधर राइट साइड होता है वो राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है और लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए रूल फॉर डेबिट के, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू राइट ऑन द डेबिट साइड और व्हेन टू राइट द क्रेडिट, अमेरिकन अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच है और हमारा ट्रेडिशन भी। अमेरिकन अप्रोच क्या कहता है, द रूल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, फॉर दिस पर्पज ऑल द अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। हमने अपने जो अकाउंट्स है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया होता है। फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और लॉस अकाउंट। अब देखिए एसेट्स अकाउंट क्या है, लायबिलिटी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ओनर इक्विटी अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट और लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए एसेट्स अकाउंट में क्या होता है कि जब हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स सच एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जब डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटी अकाउंट में क्या होता है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी सच एन इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, जैसे ही हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जैसे ही कम होगी हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या, एन इंक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जब हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जब कम होगा तो डिक्रीज तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। ये हो गया। अब रेवेन्यू और इनकम क्या होता है कि हमारे फर्म का रेवेन्यू और इनकम, जो इनकम हो रही है और रेवेन्यू में प्रॉफिट को कहते हैं, इनकम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उससे जो पैसे आते हैं उसको हम इनकम कहते हैं, और रेवेन्यू जब प्रॉफिट होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो अब देखिए ऑल इंक्रीज इन द गेन एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न इनकम अकाउंट। जैसे ही हमारा अगर बिजनेस फॉर्म में रेवेन्यू और इनकम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इसमें इनकम और नहीं हो रहा तो इनकम जब होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और वही अगर लॉस की बात की जाए तो जब लॉस होगा तो इसको हम डेबिट से करेंगे। ऑल द इंक्रीज इन द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। ये हमारा रूल। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग इक्वेशन इस वीडियो में ख़त्म हो गया। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।